कोई कोई टीचर ऐसे भी थे कि जब भी मैं कुछ नहीं याद करूं, चाहे गलती से भूल गई, चाहे मैं कहीं चली गई, तो बोलते थे सिर्फ बहाना मार रही हो। फिर कहते थे ये शूटिंग करने में इतना तेज हो और पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाती हो, याद भी तुमसे नहीं होता। फेस्टिवल चाहे कोई शादी में जाना है, मैं जोया को और मम्मी को तैयार कर रहा हूँ, तो जो लोग भी मुझे देख के और पता लगता था उन्हें, तो वो ऐसे टॉन्ट मारते थे कि गलती हो गया, तुम घर का बड़ी बेटी होनी चाहिए। जो फाइनेंशियल कंडीशन पहले थी वैसी नहीं थी अब पापा कहीं जाते थे तो हर चीज़ का प्राइस टैग, और फिर होटल में जा रहे तो मेनू का प्राइस वाला पार्ट देखना, ये सब चीज़ें मुझे ट्रिगर करती थी। सोशल मीडिया ने मेरे टैलेंट्स को इस तरीके से मेरे सामने ला के खड़ा किया कि मैं खुद ही अपने आप को देख पा रहा था। हर कहानी एक सपने से शुरू होती है और हर सपना आसान नहीं होता। कुछ सपने बड़े शहरों से देखी जाती है और कुछ सपने एक छोटे से कमरे से देखी जाती है। मैं और मेरे भाई एक छोटे से शहर से, पर हमारे सपने बहुत ही बड़े हैं। उन्हीं सपनों को पूरा करने की कहानी सुनाने जा रही हूँ आप सबको इस टॉक में। हाय, मेरा नाम जोया है, मैं बिहार से हूँ। मैं छोटी जरूर थी, पर भाई की उदासी मुझे पता थी। मैं सोचती थी मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई खुश हो जाएं। एक दिन भाई ने मुझसे बोला, जोया तुम मेरा साथ दोगी? मैंने बोला क्यों नहीं, आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूँ, जरूर दूंगी। फिर हम एक टीम बन गए। टीम तो हम बचपन से ही थे, क्योंकि मैं 3 भाइयों की एक बहन हूँ और भाई मुझे बचपन से तैयार करते थे, खिलाते थे, सुलाते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। जहाँ भी जाओ पहले भाई मेरे को तैयार करेंगे, फिर मम्मी को तैयार करेंगे, फिर खुद तैयार होंगे। पापा इतना बोलते थे, पहले तुम खुद तैयार हो। नहीं, जोया पहले तैयार होगी। पहले मेरे को तैयार कर लेंगे। इनके डीपी पे मेरा फोटो, इनके स्टेटस पे मेरा फोटो, इनका वॉलपेपर पे सिर्फ मेरा फोटो, सब जगह मेरा फोटो। एक दिन भाई अलीगढ़ से आए थे, तो उस दिन भाई ने मुझसे बोला, जोया तुम्हें एक कॉस्ट्यूम बनाऊंगा मैं, तुम एक पहनोगी? तो मैंने बोला क्यों नहीं, आप बनाओगे तो मैं पहन ही लूंगी। उस दिन भाई ने मेरा फर्स्ट ड्रेस बनाया था और वो ड्रेस इतना प्यारा था कि मैं शीशे में देखी अपना मतलब ड्रेस और चेहरा, तो मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे आंख में आंसू आ गया। फिर हम पापा को बुलाकर उसके बाद से हम लोग होटल में गए। होटल में जाकर हम लोग जैसे भाई पहले हमको तैयार करके होटल में ले जाते थे, हम पोज करते थे, फोटो खिंचवाते थे, वैसे ही हम लोग फिर से हम और मम्मी फोटो खिंचवाने लगे। तो इस बार क्या हुआ था कि मम्मी नहीं थी, सिर्फ मैं थी। तो मैंने पोस्ट दिया, वीडियो बनाया, अच्छे से एडिटिंग करके भाई ने यूट्यूब पे डाल दिया। उसके बाद से मेरे सारे फ्रेंड्स देखे, मैंने देखा, मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मेरे भाई ने मेरे लिए ड्रेस बनाया है। कोई कोई टीचर ऐसे भी थे कि जब भी मैं कुछ नहीं याद करूं, चाहे गलती से भूल गई, चाहे मैं कहीं चली गई, तो बोलते थे सिर्फ बहाना मार रही हो। फिर कहते थे ये शूटिंग करने में इतना तेज हो और पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाती हो, याद भी तुमसे नहीं होता। जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तो मैं कहीं भी जाती, मॉल में जाती, चाहे सिवान जाती, चाहे कहीं भी जाती, तो लोग देख के एक फोटो ले सकते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि भाई ने मुझे इतना अच्छा वीडियो बनाया, इतना अच्छा मतलब दिखाया है उसमें वीडियो में कि इतना लोग हमसे प्यार करते हैं। फोटो खिंचवाते थे, हम लोग कहीं भी जाए मेरे फ्रेंड्स मतलब दिख जाते थे। मैं जितनी भी आगे गई हूँ, चाहे कितने भी लोग मिले हैं मुझसे, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की वजह से। और अभी भी मेरे भाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैं अपने भाई को बुलाना चाहती हूँ। हाय, मेरा नाम शहनवाज खान है। लोग मुझे शान खान से भी जानते हैं और सबसे बेस्ट बात, जोया के भाई के नाम से भी जानते हैं। मैं एक छोटे से शहर से रहने वाला हूँ। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे रोल मॉडल भी बनना था घर का। और घर पे मुझे सब प्यार भी करते हैं और मैं भी जो हर एक चीज़ें होती हैं गुड बॉय में, मैं वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करता था। लाइक पढ़ाई में भी बढ़िया और क्रिएटिव फील्ड में भी बढ़िया, घर पे भी हेल्प करना, सबकी बातें सुनना, बस लाइफ़ अच्छी चल रही थी। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप करना कुछ और चाहते हो, आप कर कुछ और रहे हो, तो वैसे ही मेरे लाइफ में हो रहा था। मैंने बचपन से ही एजुकेशन को अपना लाइफ का पार्ट चूज़ किया कि हाँ, मैं एजुकेशन फील्ड से कुछ अच्छा करूँगा, घर को सपोर्ट करूँगा और माँ-बाप का नाम रोशन करूँगा, और मुझे वैसे मोटिवेट भी किया गया है।
बट ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के साथ-साथ आपको कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो वो मेरा एंटरटेनमेंट मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरा फैशन और क्रिएटिव फील्ड था। मैं इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान दिया करता था। जब भी मैं पढ़ाई से फ्रस्ट्रेटेड हो गया, चाहे मुझे मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लो फ़ील कर रहा हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान देता था। मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया और 10th के एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद मेरी लाइफ़ का एक और स्टेज चालू हुआ। इस स्टेज में मैं अपने आप को ही मैं ब्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि इस स्टेज का पूरा ज़िम्मेवार मैं खुद ही था। मैंने फिर क्या किया, मैं ना ही बहुत अच्छा एकेडमिक कर पा रहा था उस टाइम और ना ही मैं बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव हो पा रहा था, ना ही मैं बहुत अच्छा मेरा सोशल लाइफ भी जा रहा था। ना ही मेरे बहुत फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं घूम सकूँ, बाइक पे कहीं जा सकूँ, चाहे मतलब ऐसे नहीं होता है कि आप एंटरटेनमेंट कर सको, वैसा कुछ नहीं था मेरे लाइफ में। क्रिएटिव फील्ड मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे डर था सोसाइटी का, रिलेटिव्स का, सबका, कि लोग क्या बोलेंगे कि हाँ देखो अब मेकअप, वीडियो, हेयर और रूम डेकोरेशन, घर में कुकिंग ये सब कर रहा है, क्योंकि मैंने बचपन से ये चीज़ें देखी है। जब भी मैं क्रिएटिव फील्ड में कुछ ट्राई करता था, घर पे अगर सपोर्ट कर रहा हूँ मम्मी का, चाहे कहीं फेस्टिवल, चाहे कोई शादी में जाना है, मैं ज़ोया को और मम्मी को तैयार कर रहा हूँ, तो जो लोग भी मुझे देख के और पता लगता था उन्हें, तो वो ऐसे टॉन्ट मारते थे कि गलती हो गया, तुम्हें घर का बड़ी बेटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे ट्रिगर करती थी, क्योंकि मैं बहुत खुश था एक बड़ा बेटा बनकर। एक ऐसा प्राउड फील होता था मुझे कि हाँ, मैं मेरे दोनों भाइयों को मोटिवेट करूँगा, उनका रोल मॉडल बनूँगा, मैं एक अच्छा भाई बनूँगा अपनी बहन का, और मुझे बहुत पावरफुल फील होता था। लेकिन जब लोग ऐसे बोलते थे, मैं बस उस वक़्त मैं फँस जाता था। मैं क्या हूँ, मेरे पास क्यों ऐसा टैलेंट है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस टैलेंट की, मैं एजुकेशन में बढ़िया था, मैं वही करूँगा, और ऐसे करके मैं उसे साइड कर देता था। फिर क्या हुआ कि 10th के बाद लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद मेरी लाइफ़ 3 पार्ट में बँट गई। मैं ना ही एजुकेशन में अच्छा कर रहा था, ना ही मैं क्रिएटिव फील्ड में अच्छा था, ना ही मेरे सोशल लाइफ अच्छा जा रहा था। मैं बस एक लूप में फँस गया था, मैं हर चीज़ों के लिए अपने आप को जज करने लगा, और उस टाइम सबसे बड़ा इश्यू हुआ कि पापा की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो होने लगी। हम ऐसा नहीं था कि बहुत लो हो रही है, हम कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सब चीज़ें ठीक थी, बट जो फाइनेंशियल कंडीशन पहले थी, वैसी नहीं थी अब। अब पापा कहीं जाते थे तो हर चीज़ का प्राइस टैग, और फिर होटल में जा रहे हो तो मेनू का प्राइस वाला पार्ट देखना, ये सब चीज़ें मुझे ट्रिगर करती थी, क्योंकि मैं बहुत प्राउड दिखाना चाहता था अपने पेरेंट्स को कि हाँ, वो प्राउड हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं, और वो बहुत अच्छा फ़ील कराना चाहता था उन्हें। और ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती थी। उसके बाद से सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे ये की कि मैंने एक कोई एक्शन ना लेकर मैंने ओवरथिंकिंग चालू किया। मैं एक स्टेप नहीं बढ़ा, मैं 2 स्टेप पीछे चला गया। मैंने सिर्फ़ सोचना चालू किया कि अब क्या होगा? अब मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन करूँगा, मास्टर्स करूँगा, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूँगा, तब तक पापा कैसे सब चीज़ सँभालेंगे? पापा का एज निकल जाएगा, फिर मैं उन्हें वो हैप्पीनेस नहीं दे पाऊँगा, और घर की सारी सिचुएशन एक शख्स पे पूरी डिपेंड हो जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती थी, मैं ना रो पाता था, ना मैं हँस पाता था। मतलब वो टाइम मेरे लिए बहुत, बहुत क्रिटिकल था। उस टाइम कुछ अच्छा नहीं लगा। ना ही मुझे खाने में अच्छा इंटरेस्ट था, ना ही मुझे खेलने में इंटरेस्ट था, ना मुझे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में। मैं अलीगढ़ मैंने एक सेपरेट रूम लिया कि मैं वहाँ पे आराम से अपने आप को जानूँगा, और उसके बाद से फिर मैंने अपने आप को जितना बुरा फ़ील कराना था वो सारा करा लिया, कि मैं सबसे बुरा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बस बातें बनाता हूँ, मैं बस पेरेंट्स के सामने अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इतना बुरा कि मुझे हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए जिसमें मुझे खुशी मिले, जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिले, क्योंकि कैरियर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी लाइफ़ बन सकती है। अगर आप उसे चूज़ कर रहे हो तो ऐसे तरीके से चूज़ करो कि वो आपकी एक लाइफ़ की पार्ट है। उसी के अराउंड आपकी लाइफ रिवॉल्व करेगी। और फिर मुझे पता लगा कि ऐसे एक फैशन फील्ड में और क्रिएटिव फील्ड में भी मैं अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके पापा के पास कॉल लगाया। पापा से बोला कि पापा, मैं फैशन डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। मुझे एक टाइम चाहिए, क्योंकि मैं कुछ सही से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया, एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम हो गया, ओवरथिंकिंग मैं कर रहा हूँ। मेरी वेट लॉस 12 केजी हो गई थी उस टाइम तक, और मैं एकदम पतला, एकदम अजीब-सा हो गया था। तो फिर पापा ने कहा कि पापा को थोड़ा सोचने का टाइम लगा, क्योंकि नहीं होता है कि आप बचपन से एक एक्सपेक्टेशन दिला के रखे हो फैमिली को, और अचानक से आपने एक स्टेप चेंज कर दिया। और फिर उस टाइम पापा के दोस्त और रिलेटिव्स ऐसा उन्होंने कहा कि देखो, आप बच्चे पे प्रेशर बनाओ कि वो करे, क्योंकि वो जानते नहीं है दुनिया कैसे है, वो जानते नहीं है कि दुनिया में क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो बस जो भी उन्हें कूल लगता है वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर आज उससे मन भरेगा, कल कोई और करेगा, फिर उससे बनेगा, परसों कुछ और करेगा। तो आप उस पे प्रेशर बनाओ और पढ़ने के लिए फ़ोकस करो। तो फिर पापा ने एक बार और कॉल करके मुझे बुलाया घर पे कि आओ एक बार घर पे बात करते हैं। मैं घर पे गया, हमने अच्छे से बात की। मैंने एक ही बात कहा, पापा मैं इसमें खुश रहूँगा। मैं इसमें अपना फ्यूचर भले देख पाऊँ या ना पाऊँ, मैं इस काम करने में मुझे खुशी मिलती है, मुझे प्राउड फ़ील होता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है।
आप प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो और एक बार मुझे ये काम करने दो। पापा ने कहा ठीक है, तुम ट्राई करो। तो फिर मैंने कहा कि मैं खुद से एक बार ट्राई करूँगा और इसके लिए मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। और सोशल मीडिया ने मेरे टैलेंट्स को इस तरीके से मेरे सामने लाके खड़ा किया कि मैं खुद ही अपने आप को देख पा रहा था। फिर से मैं वो मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। फिर से मैं वो मोमेंट जब याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं खुद को मैं पहचान पा रहा हूँ। मैंने वो हर टैलेंट में मैंने वो हर स्केच बुक फिर से दोबारा खोला। मैंने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ और उस टाइम मेरे सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ज़ोया दिख रही थी। मैं घर पे गया, मैंने पापा से कहा कि मैंने एग्ज़ाम दे दिया निफ्ट का, अब मुझे टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने में। तो फिर पापा ने कहा ठीक है, तुम रेस्ट करो और थोड़ा-सा वेट गेन करने की कोशिश करो, हेल्थ कंडीशन सही करो, कोई सब मुझे ताना मारे क्या हो गया इसका हाल? तो फिर मैं घर पे गया और उस टाइम मेरा ध्यान रेस्ट पे नहीं गया, उस टाइम मुझे लगा कि मैं कुछ और ट्राई करूँगा और उस टाइम मेरा ध्यान सोशल मीडिया पे गया। मैंने पापा से एक बार डिस्कस किया कि पापा मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे एक कंटेंट बना के मुझे अपने टैलेंट को ऑडियंस के सामने रखना है, अगर उन्हें पसंद आएगा तो मैं इस फील्ड में जाना पसंद करूँगा। तो फिर पापा ने कहा ठीक है ट्राई करो, जिसमें तुम खुश हो और पापा मेरे बैकबोन बन गए उस टाइम, वो मुझे हर तरीके से मोटिवेट करते थे। मेरी सारी जितनी कमियाँ थी उन्होंने मेरे अंदर से निकाली और जितनी मेरे अंदर अच्छाइयाँ थी, वो सारी मुझे खुद ही मुझे बताई कि तुम्हारे अंदर ये एक अच्छी बात है, तुम लोगों से अच्छे बात करते हो, लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम पोलाइट हो, तुम सबका रिस्पेक्ट करते हो, तुम कुछ भी अच्छा कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। फिर मैंने कहा कि मैं कंटेंट क्रिएटर फिर मैंने उन पैसों से जो मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में रख रखे थे कि मैं कभी भी पैसे कमाऊँगा और कोई बड़ा आदमी बनूँगा तो ज़ोया के लिए एक सिंड्रेला वाली प्यारी-सी ड्रेस ख खरीदूँगा। इतना उस टाइम एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि मैं सिंड्रेला जैसी ड्रेस उतनी बड़ी ड्रेस और उतनी हाई-फाई ड्रेस मैं ज़ोया के लिए अफ़ोर्ड कर पाऊँ। तो फिर मैंने कहा कि एक दिन तो हो ही जाएगा। जब मैं घर पहुँचा तो मुझे लगा कि अगर मुझे डिज़ाइनर बनना है तो डिज़ाइनर को ड्रेस क्रिएट करना होता है। और ये मेरा चैलेंज है कि मैं कैसे इस ड्रेस को अपने बजट में करूँ और कैसे मैं इस ड्रेस को लोगों के सामने शो करूँ। तो बहुत ईज़ी नहीं था क्योंकि मुझे स्टिचिंग बहुत मतलब बिल्कुल आती ही नहीं थी समझ लो। बस मुझे स्केचिंग आती थी, डिज़ाइनिंग मेरे माइंड में था। बचपन में जब भी मैं ड्रेसेस डिज़ाइन करवाता था मैं टेलर से करवाता था। लेकिन उस टाइम उतने पैसे नहीं थे 20,000 में क्या ही करूँगा मैं। फैब्रिक लूँगा कि टेलर को दूँगा और मुझे कंटेंट क्रिएटर पूरा इसी कंटेंट में मुझे एक लंबा टाइम चलाना है। तो फिर मैंने कुछ फैब्रिक्स लिए हैं, कुछ मम्मी की साड़ियाँ पुरानी थी उससे मैंने लिया और लेकर फिर कुछ इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के बुक्स पढ़े हैं, कुछ वीडियोज़ देखे, उसके बाद पता लगा कि कोर्सेट और फिर फ्लेयर्ड गाउन ऐसे बनाने होते हैं। फिर मैंने अराउंड 200 मीटर फैब्रिक लिया और वो फैब्रिक लेके मैंने एक ड्रेस डिज़ाइन करना स्टार्ट किया सिंड्रेला का, बिना ज़ोया को बताए हुए। और ज़ोया से मैंने बस इतना कहा था कि ज़ोया बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, जैसे तुम हमेशा मेरा साथ रहती हो वैसे ही बस मेरा साथ देना। मैं अपनी लाइफ़ को तुम्हारी लाइफ़ के थ्रू शो करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और उसने कहा कि भाई जो भी होता है वो बेहतर होता है, आप जो भी करोगे वो बेहतर करोगे। ये बहुत मोटिवेटिंग लाइन है, जो मैंने ज़ोया की तरफ से सुनी थी। और फिर मैंने वो ड्रेस डिज़ाइन करना स्टार्ट किया और ड्रेस जब पूरी बनी और जब वो ड्रेस ज़ोया पहन के मिरर के सामने खड़ी हुई, शी वाज़ लाइक भाई आपने क्या बनाया? एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में पूरी तरीके से डूब गई और उसकी आँखों में उस टाइम आँसू था क्योंकि एक छोटी बच्ची को आप अंदाज़ा लगा सकते हो उससे सिंड्रेला वाले गाउन से कितना प्यार होगा। फिर मैंने वो जब ड्रेस उसके ऊपर देखा तो मुझे भी उस टाइम इतना प्राउड फ़ील हुआ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस टाइम के बाद मेरे मोटिवेशन का ग्राफ जो हो धीरे-धीरे बढ़ना चालू हुआ और उसके बाद से फिर मैं ज़ोया को मैं ले गया शूट पे और शूटिंग भी इतना आसान नहीं था क्योंकि बात सिर्फ़ अगर आप कुछ अपने टैलेंट को शो करना चाहते हो तो आपको हर चीज़ें खुद ही देखनी होंगी। मैंने शूट भी करना होता था, फिर एडिट भी करना, फिर मेकअप, हेयर स्टाइल, तो सारी चीज़ें मैं इस जर्नी में और अच्छे से सीखते गया। उस वक़्त मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ़ चेंज हो सकती है, अब सब कुछ बदल सकता है, अब मैं सोचूँगा नहीं, अब मैं करूँगा। अब मैं पीछे नहीं जाऊँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। अब जो पंख मैंने खुद ही अपने हाथों से काटे थे अपने, कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरी बहन वो पंख मेरे ऊपर लाएगी और मैं उड़ूँगा और मैं सबको अपने साथ अपने पूरे परिवार को एक अच्छी लाइफ़ दूँगा और अपने पापा के सर से हर वो प्रेशर हटाऊँगा जिस प्रेशर के साथ वो हमारे सामने खड़े होते हैं, हमारे सामने मुस्कुराते हैं, मैं वो प्रेशर हटाऊँगा। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। और फिर 6 महीने गए, 6 महीने तक मुझे कुछ ख़ास सोर्स नहीं दिखा इनकम का। पापा वैसे ही सपोर्ट करते गए, लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट दिखाया, फिर उसके बाद से उन्होंने कहा कि इससे लाइफ़ थोड़ी बन सकती है, इससे सब कुछ थोड़ी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो तुम्हें चूज़ करना होगा। लेकिन बिना झिझक के पापा ने फुल सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम बस करो और लोग तुम्हें प्यार दे दे रहे हैं और सबसे अच्छी और सबसे प्राउड मोमेंट पापा के लिए वो होता था जब हम मार्केट में जाएँ, चाहे कहीं जाते थे
और हमें कोई पहचाने। उस वक़्त पापा को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को कोई पहचान रहा है, मेरे बच्चों के साथ कोई फ़ोटोज़ ले रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी के सामने लोग इतना रिस्पेक्ट से आ रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो मोमेंट पापा के लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता था और हर शूट पे, हर एडिट पे, हर टाइम पे पापा साथ होते थे। और फिर उसके बाद एक दिन हम फैब्रिक ले रहे थे। फैब्रिक लेने के वक़्त उस टाइम पापा के अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे। तो पापा ने कहा एक बार मैं अपने फ्रेंड से कुछ पैसे माँगता हूँ, उसके बाद से मैं पे कर देता हूँ। और फैब्रिक हमने कट करा लिए थे तो पे करना बनता ही है। फिर मैंने कहा कि अगर तब तक पापा कहीं से पता करते हैं, तब तक मैं अपना फ़ोन पे बैलेंस चेक करता हूँ। और उस टाइम मैंने देखा अपने अकाउंट में 22,000 रुपीज़, जो कि उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आए कहाँ से। फिर मुझे याद आया मैंने यूट्यूब पे एडसेंस बनाया है और वहाँ से मुझे डॉलर्स आ रहे हैं, वो पैसे हैं। और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि मेरे पैसे, ये हमारे पैसे हैं, उसी टाइम मैंने वो पैसे पापा के अकाउंट में सेंड कर दिया। और उसी टाइम पापा से मैंने कहा कि ये एक छोटा-सा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा भी नहीं है जितना मैंने सोच रखा है आपके लिए। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से एक छोटा-सा अमाउंट है, जिसे आप एज़ अ गिफ्ट रखिए। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, थैंक यू, वेलकम, कुछ नहीं। बस जितनी प्यार से उन्होंने हमें देखा और जितना कॉन्फिडेंस उनकी आँखों में उस दिन था और वो जो बहुत पहले की जो स्माइल थी ना, जो पावर दिखता था उनकी आँखों में, वो मैंने दोबारा देखा, मैंने ज़ोया ने देखा। और उसके बाद से जब पापा घर गए, रिलेटिव्स के यहाँ गए, तो ही वाज़ लाइक मेरे बच्चों ने मुझे पैसे दिए, मेरे बच्चों ने मेरे सामने कमाया है पैसा और वो मुझे पैसे ला के दे रहे हैं। वो हर जगह बताते थे, जितनी चैरिटीज़ देना होता था उस पैसों से उन्हें दिया। लोगों को पार्टी किया एक छोटा-सा, उन्हें बुलाया। मतलब एकदम उन्हें इतना प्राउड फ़ील होता था। उसके बाद से हमारी लाइफ़ अच्छी जाने लगी। मैं कंटेंट बनाने लगा, मेरी ज़ोया मेरी सपोर्ट बनी और फिर मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है। एंड ऑडियंस जिस तरीके से मुझे प्यार दे रही है, जितनी मुझे प्यार मिलती है, मेरी बहन को प्यार मिलती है, जितनी हमें दुआएँ मिलती हैं, सबसे बेस्ट पार्ट ये है, हम जब भी कमेंट खोलते हैं, कमेंट में हमें कुछ नेगेटिव नहीं दिखता है। हमें सिर्फ़ दुआएँ दिखती हैं कि कैसे एक भाई-बहन का बॉन्डिंग है और हम एक भाई-बहन एक एग्ज़ाम्पल बनना चाहते हैं कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास सब कुछ है। आप एक बार अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर देख कर देखो, आप कुछ भी कर सकते हो। और वो दिन है और आज का दिन है जब मैंने ये जोश टॉक से कॉल मेरे पास आया और जिस टाइम मैंने ये कॉल अटेंड किया उसके बाद से मुझे पता ही नहीं लग था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मैं जोश टॉक उस टाइम से देखता था जब मुझे बहुत लो फ़ील होता था, जब मैं एकदम डिप्रेस्ड था, तो मैं लोगों की जर्नी देखता था कि हाँ, लोगों की जर्नी देख के मैं मोटिवेट होऊँगा खुद से। और आज मैं इस स्टेज पे हूँ, मैं इस प्लेस पे हूँ कि मैं दूसरों को कहीं न कहीं मोटिवेट करने लायक हूँ और बहुत अच्छा जा रहा है जो भी जा रहा है। ऐसे ही बस हमें प्यार मिलते रहे और हमारे सपनों को उड़ान मिलती रहे। थैंक यू सो मच।